आज एक नए टॉपिक के साथ, और वो टॉपिक है प्लाज्मा टिश्यू प्रोटीन बाइंडिंग, जो कि बी फार्म थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर में बायो फार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स एक सब्जेक्ट है। यूसी के यूनिट फर्स्ट में टॉपिक है प्लाज्मा टिश्यू प्रोटीन बाइंडिंग। तो आज इसी का इंट्रोडक्टरी पार्ट देखेंगे कि क्या होता है प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग या क्या होती है टिश्यू प्रोटीन बाइंडिंग। तो नाम से ही आ रहा है कि प्रोटीन बाइंडिंग। तो एक लाइन मैंने लिखा है कि बाइंडिंग ऑफ ड्रग विथ प्रोटीन इज कॉल्ड एज प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ ड्रग। यानी ये कहा गया कि कोई भी प्रोटीन अगर ड्रग के साथ बाइंड कर रहा है तो दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। यानी ये प्रोटीन है और ये फ्री ड्रग है जो अभी किसी से बाइंड नहीं हुआ है। जब ये बाइंड हुआ तो दैट इज कॉल्ड, जब ये बाइंड हुआ तो बना ड्रग प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। ठीक, तो ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन प्लाज्मा में भी होता है एंड टिश्यू में भी होता है। ठीक, तो अगर प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड कर रहा है तो दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। टिश्यू के साथ बाइंड करेगा टिश्यू प्रोटीन के साथ तो दैट इज कॉल्ड टिश्यू प्रोटीन बाइंडिंग। अब ये देखा जो बाइंडिंग है, ये बाइंडिंग दो तरह की है। एक तो कहा गया इंट्रासेलुलर बाइंडिंग और दूसरे को कहा गया एक्स्ट्रा सेलुलर बाइंडिंग। इंट्रासेलुलर बाइंडिंग एंड एक्स्ट्रा सेलुलर बाइंडिंग। इंट्रासेलुलर मतलब सेल के अंदर बाइंडिंग, और सेल के अंदर बाइंडिंग देखा जाए तो जो ड्रग है वो बाइंड करेगा सेल प्रोटीन से, और ये सेल प्रोटीन कुछ नहीं, दैट इज कॉल्ड रिसेप्टर। फार्माकोलॉजी में रिसेप्टर्स पढ़ा है। ये जो ड्रग बाइंड किया सेल प्रोटीन को, जिसको हम लोग कह रहे हैं रिसेप्टर, और रिसेप्टर से बाइंड करने के बाद हमको क्या मिलेगा? फार्माकोलॉजिकल रिस्पांस। यानी ड्रग एक्शन। ठीक, इस तरह के सिस्टम को ये जो रिसेप्टर्स है जिसके साथ सेल ड्रग बाइंड किया सेल प्रोटीन के साथ और फार्माकोलॉजिकल रिस्पांस दिया, ऐसे रिसेप्टर को हम लोग कहते हैं प्राइमरी रिसेप्टर। इसको बोलेंगे प्राइमरी रिसेप्टर क्योंकि फार्माकोलॉजिकल रिस्पांस हो कर रहा है। एक्स्ट्रा सेलुलर बाइंडिंग का मतलब हो गया सेल के बाहर। सेल के बाहर का मतलब प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड करे, टिश्यू कंपोनेंट से बाइंड करे, दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा सेलुलर बाइंडिंग। एक्स्ट्रा सेलुलर बाइंडिंग में क्या होता है कि ड्रग जो बाइंड करेगा, ड्रग बाइंड करेगा विथ एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन के साथ। ठीक, ये एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन्स प्लाज्मा में प्रेजेंट प्रोटीन्स हो सकती हैं। अब प्लाज्मा में जो प्रोटीन्स अवेलेबल है वो एक्स्ट्रा सेलुलर बाइंडिंग होगी। और एक्स्ट्रा सेलुलर बाइंडिंग क्यों कही जा रही है? क्योंकि ये जो इंट्रासेलुलर कहा गया सेल के अंदर प्रेजेंट है। प्लाज्मा प्रोटीन्स कहां प्रेजेंट होती है? जो ब्लड वेसल्स हैं, ये ब्लड वेसल्स है, इसमें ब्लड फ्लो करता है, और ये जो ब्लड फ्लो करेगा इसी में प्रोटीन्स होती हैं। ये जो प्रोटीन्स हैं ये क्या है? सेल के बाहर है, दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा सेलुलर बाइंडिंग। क्लियर है? तो जो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग होगी वो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग एक्स्ट्रा सेलुलर बाइंडिंग होगी, न कि इंट्रा सेलुलर। बॉडी के अंदर की बात हो रही है, सेल के अंदर की बात हो रही है, तो सेल के अंदर का मतलब कि जो प्लाज्मा में प्रोटीन होगा वो ब्लड वेसल्स के बीच में है, सेल के अंदर नहीं है। वो एक स्पेस है, उस स्पेस में प्रोटीन ट्रेवल कर रहा है, उसके साथ बाइंड करेगा, इसलिए कहा गया एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन के साथ, एंड दैट इज अ प्लाज्मा प्रोटीन। अब ये जो प्रोटीन के साथ बाइंड करेगा ये डज नॉट शो एनी फार्माकोलॉजिकल रिस्पांस, ये कोई फार्माकोलॉजिकल रिस्पांस शो नहीं करेगा। यानी ये जो बाइंडिंग है, ये बाइंडिंग कोई फार्माकोलॉजिकल रिस्पांस शो नहीं कर रहा है। ठीक, बाइंड तो कर रहा है लेकिन प्रोटीन के साथ बाइंड कर रहा है, एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन के साथ,
लेकिन किसी भी तरह का कोई फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स नहीं शो करेगा, तो ऐसे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी रिसेप्टर, या इसी को बोलेंगे साइलेंट रिसेप्टर। क्या बोलेंगे? साइलेंट रिसेप्टर। क्लियर? तो बाइंडिंग में दो चीज है, इंट्रासेलुलर में ड्रग सेल प्रोटीन से बाइंड करा, यानी रिसेप्टर से कोई फार्माकोलॉजिकल रिस्पांस मिलेगा। एक्स्ट्रा सेलुलर बाइंडिंग में ड्रग बाइंड किया एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन के साथ, मींस प्लाज्मा प्रोटीन या टिश्यू प्रोटीन के साथ, कोई फार्माकोलॉजिकल रिस्पांस शो नहीं करेगा, एंड दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी रिसेप्टर, या इसी को हम कहते हैं साइलेंट रिसेप्टर। तो देखें एक्स्ट्रा सेलुलर बाइंडिंग में दो, एक तो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड करेगा, दूसरा टिश्यू कंपोनेंट के साथ बाइंड करेगा, टिश्यू प्रोटीन के साथ। तो प्लाज्मा प्रोटीन में जब बाइंड करेगा इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, नॉट मेटाबोलाइज, यानी अगर प्लाज्मा प्रोटीन के साथ ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड कर लिया, अगर पीडी कॉम्प्लेक्स बना लिया, तो ये मेटाबोलाइज नहीं होगा। ये तब तक मेटाबोलाइज नहीं होगा जब तक प्लाज्मा प्रोटीन के साथ ड्रग का डिसोसिएशन ना हो। यानी देखिए जो प्लाज्मा प्रोटीन है P प्लस D, अगर देखें तो ये सबसे पहले इसका क्या हो रहा है? एसोसिएशन हो रहा है, एसोसिएशन, और ये बना रहा है ड्रग प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, दैट इज अ कॉम्प्लेक्स। अब ये जो कॉम्प्लेक्स है ये मेटाबोलाइज नहीं होगा। मेटाबोलाइज कब होगा? जब ये अगेन इसका डिसोसिएशन होगा, यानी ये जो फ्री ड्रग अलग हो जाए और प्रोटीन अलग हो जाए, दैट इज कॉल्ड डिसोसिएशन। तो एसोसिएशन जब होगा तो एसोसिएशन से कॉम्प्लेक्स बना। अब चूंकि ये जो कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स का मेटाबोलाइजेशन नहीं होगा। अब ड्रग अगर मेटाबोलाइज नहीं होगी तो ड्रग की जो टी हाफ है, यानी जो हाफ लाइफ है वो बढ़ जाएगी। हाफ लाइफ क्या हो गई? बढ़ गई। बढ़ इसलिए गई जब तक कि इसके साथ बाइंड किया रहेगा तब तक मेटाबोलाइज नहीं होगा, और जब तक मेटाबोलाइज नहीं होगा तब तक बॉडी में रिटेन करेगा, यानी इसकी हाफ लाइफ थी वो क्या हो गई? बढ़ गई। नॉट एक्सपीटेड, अभी बॉडी से बाहर भी नहीं निकलेगी। उसका रीजन क्या है कि ये जो ब्लड वेसल्स हैं, इस ब्लड वेसल्स में प्रोटीन्स हैं, ठीक। अब ड्रग आ गई इसके साथ, ये ड्रग अभी इस ब्लड वेसल्स के मेम्ब्रेन को क्रॉस करेंगे, क्रॉस करने के बाद कहां चला जाएगा? टिश्यू में। अब ये टिश्यू में जाने के बाद ये क्या हो सकता है? मेटाबोलाइज हो सकता है, या बॉडी से एक्सक्रीट हो सकता है, या फिर ये टिश्यू में जाने के बाद फार्माकोलॉजिकल रिस्पांस हो करेगा। यानी जब तक ये ब्लड वेसल से बाहर नहीं जाएगा तब तक अपनी एक्टिविटी शो नहीं करेगा। अब जैसे ही ये प्रोटीन के साथ बाइंड करता है, दैट इज कॉल्ड, ये इस तरह से कॉम्प्लेक्स बनाएगा, तो इसका साइज क्या हो गया? बढ़ गया। साइज बढ़ने से अब ये ब्लड वेसल्स को क्रॉस नहीं करेगा, तब तक क्रॉस नहीं करेगा जब तक ये डिसोशिएट हो, और जब ये क्रॉस नहीं करेगा तो बॉडी में रिटेन रहेगा, तो इसकी हाफ लाइफ भी क्या हो गई? बढ़ गई। तो और साथ में एक्सक्रीट नहीं होगा। तो ये कहा गया कि प्लाज्मा प्रोटीन जब ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड करेगा तो ना तो ये मेटाबोलाइज होगा, ना ये बॉडी से बाहर निकलेगा, साथ ही साथ हाफ लाइफ भी बढ़ गई, एंड सेकेंडली कॉल्ड फार्माकोलॉजिकल इनएक्टिव। ये स्टार्टिंग में ही बताया कि फार्माकोलॉजिकल इनएक्टिव होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी रिसेप्टर और साइलेंट रिसेप्टर। ठीक है, तो ये हो गया प्लाज्मा प्रोटीन के साथ। इसी तरह से टिश्यू कंपोनेंट के साथ बाइंड होगा, और टिश्यू कंपोनेंट के साथ बाइंड होगा तो टिश्यू में लोकलाइज हो जाएगा, यानी टिश्यू में स्टोर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए बाइंडिंग कहा गया, बाइंडिंग दो तरह की होगी, एक तो रिवर्सिबल बाइंडिंग और एक इरिवर्सिबल बाइंडिंग। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का मतलब क्या है कि ये जो प्लाज्मा है, जब ये प्लाज्मा प्रोटीन ड्रग के साथ बाइंड किया, दैट इज कॉल्ड एसोसिएशन। अभी मैंने कहा ये बनाया प्लाज्मा प्रोटीन ड्रग कॉम्प्लेक्स। ठीक, अब ये फिर रिवर्स होकर टूट रहा है, डिसोसिएट हो रहा है। तो अगर एसोसिएशन और डिसोसिएशन हो रहा है, ये जुड़ भी रहा और टूट भी रहा, दैट इज कॉल्ड रिवर्सिबल। और ये रिवर्सिबल तभी होगा कि जब इसके बीच क्या बन रहा? बॉन्ड। ये बॉन्ड अगर वीक है, बॉन्ड क्या है? वीक, कमजोर है, तो आसानी से टूट जाएगा, फिर इस सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी प्रोटीन और ड्रग में कन्वर्ट हो जाएगा। अब वीक बॉन्ड का मतलब क्या हो कि जब रिवर्सिबल सिस्टम देखा गया तो कहा गया कि इनमें जो सिस्टम इन्वॉल्व होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड इन्वॉल्व होगा, वंडरवाल फोर्स होते हैं, और हाइड्रोफोबिक बॉन्ड।
ये तीनों वीक फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्ड भी वीक है, वंडरवॉल फोर्स भी वीक है और हाइड्रोफोबिक। तो यहाँ पे जो एसोसिएशन हो रहा है उनमें जो बॉन्ड का पार्टिसिपेशन है वो ये है, और जब इनका है वो वीक होते हैं तो ये आसानी से डिसोसिएट हो जाएंगे। तो ये जो सिस्टम है रिवर्सिबल यानी प्लाज्मा प्रोटीन सिस्टम कहा जाए तो प्लाज्मा प्रोटीन जनरली ज्यादातर अगर देखा जाए प्रोटीन ड्रग का जो कॉम्प्लेक्स होता है मोस्टली केस में दैट इज अ रिवर्सिबल, मोस्टली केस में रिवर्सिबल होते हैं। ठीक, इरिवर्सिबल भी होगा। इरिवर्सिबल यानी जो प्रोटीन है वो ड्रग के साथ कॉम्प्लेक्स इस तरह से बना, एसोसिएशन तो हुआ लेकिन इनका डिसोसिएशन नहीं हो रहा है। और ये डिसोसिएशन तब नहीं होगा जब ये जो बॉन्ड बन रहा है ये बॉन्ड क्या हो, स्ट्रांग हो, यानी कोवैलेंट बॉन्ड बन जाए। कोवैलेंट बॉन्ड स्ट्रांग हो गया और ये डिसोसिएट नहीं होगा। ये बहुत रेयर केस में होता है। और इस कंडीशन में अगर ये कंडीशन जनरेट हो जाती है तो इस कंडीशन से क्या क्रिएट होती है, टॉक्सिसिटी कॉज होता है। क्या कॉज होगा, टॉक्सिसिटी। ड्रग बॉडी में लंबे समय तक रिटेन हो जाएगा क्योंकि प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग से ड्रग बॉडी में रिटेन हो रही है। वो चूंकि क्या हो रहा है, रिवर्सिबल है, टूट रहा है, फिर सिस्टम से निकल जा रहा है। इरिवर्सिबल बाइंडिंग हो गई तो इरिवर्सिबल बाइंडिंग में टॉक्सिसिटी कॉज हो सकती है, जिसका एग्जांपल है कि जो पैरासीटामोल के मेटाबोलाइट्स होते हैं, पैरासीटामोल का जो मेटाबोलाइट्स है, मेटाबोलाइट्स ये बाइंड करता है लीवर सेल से, इरिवर्सिबली बाइंड करेगा और दैट इज कॉल्ड हिपैटोटॉक्सिसिटी क्रिएट करता है, हिपैटोटॉक्सिसिटी क्रिएट करता है। ठीक, तो जनरली अगर कहा जाए कि जो प्रोटीन के साथ बाइंडिंग होती है दैट इज रिवर्सिबल, बहुत रेयरेस्ट केस में इरिवर्सिबल बाइंडिंग होती है। और इरिवर्सिबल अगर बाइंडिंग होगी तो टॉक्सिसिटी कॉज कर जाएगा, जिसका एग्जांपल मैंने कहा कि पैरासीटामोल के मेटाबोलाइट्स होते हैं वो लीवर सेल से इरिवर्सिबली बाइंड कर सकते हैं और दैट इज कॉल्ड, दैट इज अ क्रिएट हिपैटोटॉक्सिसिटी। ठीक है, और इसी सिस्टम में देखा जाए तो मैकेनिज्म की बात की जाती है कि मैकेनिज्म क्या है प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग की। तो मैकेनिज्म में देखा जाए तो जब हम लोग मैकेनिज्म की बात करते हैं तो मैकेनिज्म में बॉन्ड की बात करते हैं। अब बॉन्ड में देखा जाए तो कहा गया रिवर्सिबल, हम मान के चलते हैं कि अगर सारे रिवर्सिबल हैं तो जो ये प्रोटीन और ड्रग का जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है इसमें कौन कौन से बॉन्ड, तो हाइड्रोजन बॉन्ड इन्वॉल्व हुआ, यह भी मैंने बताया, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड इन्वॉल्व था, एंड थर्ड वन इज अ वंडरवॉल फोर्स। ये तीन रिस्पॉन्सिबल है, ये मैकेनिज्म है, इसलिए ये वीक होते हैं, इसलिए आसानी से टूट जाते हैं। जब हम इरिवर्सिबल की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि हमारा इलेक्ट्रोवैलेंट या कोवैलेंट बॉन्ड बनता है जो कि स्ट्रांग होते हैं। लेकिन अगर रिवर्सिबल, ज्यादातर कंडीशन में रिवर्सिबल बाइंडिंग, तो इस डायग्राम के थ्रू देखते हैं प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग के बारे में। तो यहाँ पे देखिए जो सबसे पहला कंपार्टमेंट यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे लिखा गया ब्लड। अब ब्लड में देखें जो ड्रग है वो तो एक ब्लड सेल के साथ बाइंड किया है, ये ब्लड सेल इसको मान लें, ब्लड सेल के साथ, और दूसरा प्लाज्मा प्रोटीन के साथ। ठीक, अब ये क्या हुआ कि यहाँ पे एसोसिएशन और डिसोसिएशन, दैट इज रिवर्सिबल सिस्टम। अब ये जब डिसोसिएट होगा तो किसमें आएगा, फ्री ड्रग में। जब तक ये प्रोटीन के साथ बाइंड किया है, स्टार्टिंग में बताया कि ये सिस्टम को क्रॉस नहीं करेगा, ये सिस्टम को क्रॉस ही नहीं करेगा। और जब क्रॉस नहीं करेगा तो ना ये टिश्यू में जाएगा, ना ये लीवर में जाएगा, ना ये किडनी में जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। इसलिए कहा गया एक्सक्रीट आउट नहीं होता है, फार्माकोलॉजिकल इनएक्टिव होता है और ड्रग की हाफ लाइफ को भी बढ़ा देता है। जब इसका डिसोसिएशन होगा फ्री ड्रग में तो दो प्रोबेबिलिटी बनी, पहला कि ये कहां चला जाए, टिश्यू में, और जब ये टिश्यू में जाएगा तो जो फ्री ड्रग यहाँ पे टिश्यू में आया और टिश्यू में आने के बाद बाइंड विद टिश्यू कंपोनेंट। अब ये टिश्यू कंपोनेंट के साथ बाइंड कर सकता है, बाइंड होगा फिर डिसोशिएट होगा। तो चूंकि यहां पे भी बनाया गया कि क्या है, रिवर्सिबल सिस्टम है। इरिवर्सिबल मैंने कहा रेयरेस्ट केस में होगा। अब ये जो फ्री ड्रग है ये रिसेप्टर से बाइंड करेगा और रिसेप्टर से बाइंड करने के बाद दे कैन शो देयर फार्माकोलॉजिकल रिस्पांस, ये फार्माकोलॉजिकल रिस्पांस शो करेगा अगर टिश्यू में गया। तो दो प्रोबेबिलिटी बनी, टिश्यू में जाने के बाद एक कि टिश्यू कंपोनेंट के साथ बाइंड कर जाए, दूसरी प्रोबेबिलिटी है कि रिसेप्टर के साथ बाइंड करे। टिश्यू कंपोनेंट के साथ बाइंड नहीं होगा तो कोई फार्माकोलॉजिकल इनएक्टिव, रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा तो देखें इसको फार्माकोलॉजिकल रिस्पांस।
अगेन दे आर इन्फेक्टेड टू द ब्लड। अब ब्लड में आने के बाद दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या बन रही है कि ये फ्री ड्रग कहां जाए, लीवर में। लीवर में आने के साथ ये फ्री ड्रग दो प्रोबेबिलिटी यहां पे भी बन रही है। पहला, ये लीवर प्रोटीन या लीवर कंपोनेंट के साथ बाइंड कर जाए। दूसरा बोल रहा है कि जो ड्रग है, क्योंकि हमको पता है कि लीवर जो है ये प्राइमरी पार्ट है ड्रग को मेटाबोलाइज करने के लिए, तो जो लीवर में एंजाइम है इस ड्रग को क्या करेंगे, मेटाबोलाइज करेंगे, और जो मेटाबोलाइज करने के बाद आपको मिलेगा मेटाबोलाइट्स। और ये प्रोबेबिलिटी है कि मेटाबोलाइट्स किसके साथ बाइंड कर जाए, लीवर सेल के साथ या लीवर कंपोनेंट के साथ। दूसरी प्रोबेबिलिटी यहां पे क्या आ रही है, इसका बिलियरी एक्सक्रीशन हो जाए और सिस्टम से बाहर निकल। ठीक, तो लीवर में आने के बाद ये मेटाबोलाइज भी हो सकता है, मेटाबोलाइज होने के बाद टिश्यू से बाइंड भी कर सकता है, या फिर ये बिलियरी एक्सक्रीशन के थ्रू बाहर भी निकल सकता है। ठीक, तीसरा जो सिस्टम यहां पे दिख रहा है कि ये जो ड्रग है फ्री, ये अब यहां से क्रॉस करके कहां गया, किडनी में। किडनी में आने के बाद भी दो चीजें हो रही हैं। किडनी में आने के बाद ये जो फ्री ड्रग है, प्रोबेबिलिटी है कि ये रीनल टिश्यू के साथ बाइंड कर जाए। अगर बाइंड नहीं करता है तो ये जो ड्रग है ये एक्सक्रीशन के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाएगा, दैट इज कॉल्ड एलिमिनेट हो जाएगा, एलिमिनेट हो गया, बाहर निकल गया। सेकेंड, अगर ये सिस्टम है कि सी, दैट इज कॉल्ड कैरियर। एक प्रोबेबिलिटी ये बनी कि ड्रग कैरियर के साथ बाइंड करेगा, ड्रग कैरियर एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, और ये दैट इज कॉल्ड कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्टेशन कहा जाता है। तो कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट दैट इज कॉल्ड एक्टिव सिक्रीशन, और ये एक्टिवली सिस्टम से क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो ओवरऑल एक तरह का एक सिस्टम था कि कोई भी चीज हर जगह बाइंडिंग, हर जगह है ड्रग की। ब्लड में है तो ब्लड सेल के साथ बाइंड कर सकता है, प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड कर सकता है। ड्रग फ्री टिश्यू में गया तो टिश्यू कंपोनेंट के साथ बाइंड कर सकता है। ड्रग लिवर में गया तो लिवर के कंपोनेंट के साथ बाइंड कर सकता है। ड्रग किडनी में आ रही है तो किडनी के कंपोनेंट के साथ भी बाइंड कर सकता है। ठीक, तो याद रखने वाली चीज जो आज इंट्रोडक्शन सिस्टम में क्या है कि जो भी ड्रग प्रोटीन के साथ बाइंड करेगा, इस फिनोमिना को हम लोग कहते हैं प्रोटीन बाइंडिंग। टिश्यू के साथ अगर बाइंड कर रहा है दैट इज कॉल्ड टिश्यू बाइंडिंग। प्लाज्मा प्रोटीन के साथ कर रहा है दैट इज प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। याद रखने वाली चीज यह है कि बाइंडिंग इंट्रासेल्यूलर भी हो सकता है और एक्स्ट्रा सेल्यूलर बाइंडिंग भी हो सकता है। इंट्रासेल्यूलर में हमें फार्माकोलॉजिकल रिस्पांस मिला, इसको हम लोगों ने प्राइमरी रिसेप्टर कहा, और एक्स्ट्रा सेल्यूलर में हम लोग प्लाज्मा प्रोटीन्स की बात करते हैं, टिश्यू प्रोटीन्स की बात करते हैं। दूसरा कहा गया कि जो बाइंडिंग है वो रिवर्सिबल भी हो सकती है और इरिवर्सिबल भी हो सकती है। मेजॉरिटी ऑफ कंडीशन में रिवर्सिबल होता है, और रिवर्सिबल इसलिए होता है क्योंकि जो प्लाज्मा प्रोटीन और ड्रग का जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है, इनके बीच का जो बॉन्ड होता है वो वीक होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड होगा या वंडर बॉल फोर्स होगा या हाइड्रोफोबिक होगा, जो आसानी से क्या होते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं। और अगर ये बाइंडिंग इरिवर्सिबल हुई तो ये टॉक्सिसिटी कॉज कर सकता है, जिसका एग्जांपल मैंने कहा पैरासिटामोल मेटाबोलाइट्स। तो उम्मीद करते हैं इंट्रोडक्टरी पार्ट आप लोगों को समझ में आएगा प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। नेक्स्ट क्लास में लोग देखेंगे कि इसका एप्लीकेशन क्या है प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग का, ये देखेंगे कि व्हाट इज देयर एप्लीकेशन। सेकंड हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से प्रोटीन्स अवेलेबल है। याद रखने के लिए प्रोटीन याद रखो कि जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं, आज मैं बता दूं, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, अल्फा एसिड ग्लाइकोप्रोटीन एंड लास्ट इज द लाइकोप्रोटीन। ये चार प्रोटीन आप दिमाग में बैठा लेंगे, चार प्रोटीन का हम लोग डिस्कशन कर जाएंगे। एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, अल्फा एसिड ग्लाइकोप्रोटीन एंड लास्ट इज द लाइकोप्रोटीन। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये टॉपिक समझ में आया होगा। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरीज हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू।